अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो क्या पाकिस्तान कैपेबल है भारत से युद्ध कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आतंकियों को मारना चाहिए। जैसे अमेरिका ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मार दिया। यदि भारत पाक में युद्ध होता है तो पूरी संभावना की मैं बात कर रहा हूँ कि चीन जो एक बहुत बड़ा और बहुत शक्ति, वहां पे न राज्य पूछा जाता है न जाति पूछा जाता है, धर्म पूछ के मार दिया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद पैंट खोल के प्राइवेट पार्ट देखा जाता है। आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं। 2016 में मोदी ने कहा था नोटबंदी के समय कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? जब धारा 370 हटाई गई थी तब भी यही कहा गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अब तक 100 बार मोदी जी आतंकवाद की कमर तोड़ चुके हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनडीए सरकार से और नरेंद्र मोदी से सबसे बड़ा लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर में हमारे देश के सेना और हमारे देश के नागरिक कब तक मारे जाएंगे। लेकिन वही सबसे बड़ा सवाल लोगों का यह भी है कि अगर भारत और पाकिस्तान से युद्ध होता है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा, क्या पाकिस्तान भारत से लड़ने के लिए युद्ध कैपेबल है या नहीं। सारी चीज़ों पे बात करने के लिए अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद जी। लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनडीए तमाम बैठक कर रही है, कह रही है कि अब युद्ध होगा, पाकिस्तानियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में तो क्या पाकिस्तान कैपेबल है भारत से युद्ध लड़ने के लिए? क्या होता है कि दुनिया में, चूंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का छात्र रहा हूँ, यूपीएससी में मेरा विषय था अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो देखिए कोई भी जो युद्ध होता है तो उससे बहुत तरह के समीकरण बनते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूँ, रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो लोगों को लगा कि 2-4 दिन के अंदर यूक्रेन खत्म हो जाएगा, क्योंकि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और यूक्रेन तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यूक्रेन टिक गया, क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिल गया, यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों का समर्थन मिल गया। तो वही बात होती है कि आज की तारीख में यदि हम देखें तो यदि भारत पाक में युद्ध होता है तो पूरी संभावना की मैं बात कर रहा हूँ कि चीन जो एक बहुत बड़ा और बहुत शक्तिशाली पड़ोसी है भारत का, वो पाकिस्तान के साथ आ जाएगा। चीन और पाकिस्तान में पुरानी सामरिक दोस्ती है, तो इसलिए जो युद्ध होगा मेरी नज़र में दोनों देशों का नुकसान है, भारत का भी पाकिस्तान का भी। दोनों गरीब देश हैं, दोनों देशों को युद्ध से बचना। क्या बोल रहे हैं, भारत गरीब देश है? तो आपको क्या लगता है कि अमीर हो गया है? मैं एक आम हिंदुस्तानी की बात कर रहा हूँ। देखिए भारत तो गरीब है, इसमें क्या जानना है। वैश्विक भूख सूचकांक, आप अडानी को मत समझिए भारतीय, वैसा तो एक आदमी करोड़ों में है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 100 के भी नीचे का नंबर का देश है, दुनिया का सबसे भूखे देशों में भारत आता है ना। और मोटा मोटी वही हालत पाकिस्तान की, वही 19-20 की हालत है। तो दोनों देशों का नुकसान है। इसलिए मैं तो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में ये सुझाव दूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से सबका हल होना चाहिए। युद्ध किसी का इसका समाधान नहीं। युद्ध में आम जनता पिसती है और फिर महंगाई बढ़ेगी, बहुत तबाही होगी, बहुत बर्बादी होगी। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि पाकिस्तान के पास ना खाने को आटा है ना पीने को पानी है, और उसका जो जनसंख्या है वो 25 करोड़ है। वहीं अगर सेना की बात की जाए तो 6 लाख है, और भारत का जो आबादी है 140 करोड़ है और सेना 14 लाख है। तो कैसे आप बोल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत पे भारी पड़ जाएगा? नहीं, वही तो मैंने समझाया ना, भारी पड़ने की बात मैंने नहीं कही। मैंने कही कि चीन का हो सकता है, बहुत संभावना है, पाकिस्तान को यहाँ तो भारत का भी सपोर्ट रूस और अमेरिका करेगा। अब ये बात तो अभी भविष्य के गर्भ में है। अमेरिका कोई बहुत अभी भारत से मैत्री वाला संबंध नहीं। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण में मोदी को आमंत्रित तक नहीं किया और भारतीयों को जंजीर में बांध के अमेरिका ने भेजा, तो क्या समर्थन करेगा, वो तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पाकिस्तान सर बोल रहा है कि हम 130 परमाणु बम को भारत की तरफ मोड़ देंगे। ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब मैं इस पागलपन पर क्या कहूँ। सब ये देखिए तबाही की बात है, ये सब नहीं होना चाहिए। बेसिक चीज़ ये है कि आतंकवाद से मुकाबला करने के लिए आतंकियों को मारना चाहिए। जैसे अमेरिका ने क्या किया, ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस के मार दिया। पूरे पाकिस्तान से तो युद्ध नहीं ना छड़ा, उस आतंकी को जाके घुस के मार दिया, जो मेन जड़ है उसको खत्म किया, है ना। तो वही काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ अब मैं क्या कहूँ, प्रधानमंत्री एकदम मोदी जो है बिल्कुल नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, विफल प्रधानमंत्री, कमज़ोर प्रधानमंत्री। और मोदी को मैं आपके चैनल के माध्यम से सुझाव देता हूँ कि इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचे। वो चाय बेचने ही लायक है, इस देश पर बोझ बन के बैठे हुए हैं। यानी मोदी को आप बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दे और फिर से दोबारा चाय बेचे? क्योंकि मुझे लगता है कि मोदी चाय बेचने ही लायक है, उनसे देश नहीं चलेगा। याद दिला दूं मैं दर्शकों को, 2016 में मोदी ने कहा था नोटबंदी के समय कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ? जब धारा 370 हटाई गई थी तब भी यही कहा गया था कि आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अब तक 100 बार मोदी जी आतंकवाद की कमर तोड़ चुके हैं और फिर वही होता है। 2019 में देखिए पुलवामा कांड हुआ, सीआरपीएफ के 40 जवान
शहीद हो गए थे पुलवामा कांड में। 350 किलो RDX का इस्तेमाल हुआ था। RDX जो बहुत खतरनाक विस्फोटक। लोगों का कहना है कि जिस गाड़ी से RDX आया था वो महाराष्ट्र की गाड़ी थी। वही ना, बहुत सारी बातें हैं। उस समय जो कश्मीर के गवर्नर थे, मैं नहीं कह रहा, कश्मीर के जो गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मोदी देखिए 18-18 घंटे रोज़ाना काम करते हैं, लेकिन सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करते हैं। इनको भारत से मतलब है ना हिंदुस्तान के आम आदमी से मतलब है। मोदी गौतम अडानी इनका चुनावी खर्चा उठाता है, इसके बदले मोदी जी 18-18 घंटे डेली गौतम अडानी की सेवा करते हैं। तो हमें प्रधानमंत्री के रूप में किसी पूंजीपति का दलाल नहीं चाहिए जी। अभी से सर आपका कुछ देर पहले हम इंटरव्यू एक देखे, सोशल मीडिया पे खबरें ऐसी चल रही है या फिर जो देश के नागरिक मरे हैं उनकी पत्नी का कहना है कि वहां पे न राज्य पूछा जाता है न जाति पूछा जाता है, और धर्म पूछ के मार दिया जाता है, कलमा पढ़ाया जाता है, उसके बाद पैंट खोल के प्राइवेट पार्ट देखा जाता है। आप बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है ही नहीं? नहीं, ये सब देखिए भाजपा के IT सेल का दुष्प्रचार है। उसमें मुसलमान लोग भी मारे गए हैं। एक घोड़े वाला था, मोहम्मद हुसैन शाह नाम था, वो आतंकियों से लड़ते हुए मारा गया। तो ये सब तो देखिए भाजपाई लोगों की नफरत की राजनीति है। ये चाहते हैं कि लेकिन सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि आप बोल रहे हैं कि न जाति पूछा गया न धर्म पूछा गया, ऐसे ही मार दिया गया, और 28 लोगों में सबसे बड़ा ये भी सवाल है कि एक मुस्लिम का वहाँ पे हत्या हुआ है। तो उसमें तो जो ज़्यादातर पर्यटक थे बाहर से गए थे, ज़्यादातर पर्यटक गैर हिंदू थे। देखिए भाजपा हर चीज़ में हिंदू मुसलमान करती है, इसलिए भाजपा को भारत जलाओ पार्टी ही कहते हैं। अब तो ये स्थिति आ गई है कि आप शरबत भी पिलाइए तो उसको रामदेव शरबत जहर कह देगा, रूह अफ़ज़ा के खिलाफ जहर की उल्टी करता है। इसको हर चीज़ को हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और ये आतंकवाद की जो समस्या है, दुनिया भर की समस्या है, आतंकियों से लड़ना चाहिए। उसके लिए आम मुसलमान पर क्या गुस्सा ना है जी। लेकिन सबसे बड़ा सर सवाल ये मेरा है कि क्या वहाँ पे पहलगाम में धर्म पूछा गया कि नहीं पूछा गया, जाति पूछा गया कि नहीं पूछा गया, कलमा पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? अब मैं तो वहाँ नहीं मौजूद था। आजकल तो इतना सारा फेक वीडियो आता है सोशल मीडिया पर कि ये लोग किसी चीज़ को दिखा देंगे, और ख़ास के भाजपा IT सेल जो है भाजपा का, वो ये सब फेक वीडियो को, फर्जी वीडियो, फर्जी तस्वीरें, ये सब डाल के दुष्प्रचार करने में माहिर है। मैं फिर चैनल के माध्यम से लोगों से कहता हूँ, हिंदू मुसलमानों से, कि वो आपसी भाईचारा बनाए रखें और सब मिलकर आतंकियों का मुकाबला करें जी। सर का कहना है कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, ना वहाँ पे जाति पूछा गया, ना राज्य पूछा गया, ना धर्म पूछा गया, ऐसे ही आतंकवादी घुसते हैं और वहाँ के पर्यटकों को मार देते हैं। लेकिन जिन पर्यटक का हत्या हुआ है उनके पत्नी का कहना है कि वहाँ पे राज्य नहीं पूछा गया, जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछ के, कलमा पढ़वा के, उसके बाद पैंट खोला गया, प्राइवेट पार्ट देखा गया और उसके बाद मार दिया गया। इस चीज़ों पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद।